महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन। नारीवाद का अर्थ महिलाओं को मजबूत बनाना नहीं है। नारीवाद का अर्थ महिलाओं को मजबूत बनाना नहीं है। महिला पहले से ही मजबूत है। इसका अर्थ है विश्व की उस ताकत को देखने के तरीके को बदलना है। ऐसा किसने कहा है? जी.डी. एंडरसन ने कहा है। भारत में महिलाओं का इतिहास लगातार भेदभाव और उपेक्षा की कहानी है। प्रकृति ने महिलाओं को मानव समाज का आधा हिस्सा बनाया, लेकिन दुर्भाग्य से पितृसत्तात्मक समाज ने उन्हें कई तरह से अधीनस्थ बना दिया। आधुनिक शिक्षा के प्रभाव में समाज सुधारकों के एक समूह ने ऐसे कानूनों के निर्माण का प्रयास किया जो समाज में महिलाओं की स्थिति को बेहतर कर सके। हालांकि कुछ प्रयास के बावजूद भी महिलाओं की विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं के लिए संवैधानिक प्रावधान और विधायी सुरक्षा क्या है? मूल अधिकार अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15(1), अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 21(a) शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24 राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 39(a), अनुच्छेद 39(d), अनुच्छेद 39(a), अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46 और अनुच्छेद 47। विधायी सुरक्षा दहेज निषेध अधिनियम 1961, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956, सती निवारण आयोग अधिनियम 1986, महिलाओं का अशिष्ट चित्रण निषेध अधिनियम 1986, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतिदोष अधिनियम 2013। भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका का विकास। ऋग्वेद 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व में महिलाओं की स्थिति, महिलाओं को समाज में सम्मानजनक स्थिति और पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। जैसे इस युग के दौरान, ऋग्वैदिक युग के दौरान अपाला, विश्वारा, घोषा, लोपामुद्रा जैसी विदुषी महिलाएं थीं। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में प्रारंभिक वैदिक ग्रंथों में महिलाओं को शूद्र का दर्जा दिया गया। कुछ व्यक्तिगत संपत्ति, स्त्री धन को छोड़कर उन्हें किसी प्रकार की संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। महिलाओं के निर्वाचन अधिकार में शामिल होने या वैदिक शास्त्रों को पढ़ने का अधिकार खो दिया। हालांकि अपवाद रूप में कुछ विशेष महिलाओं समाज के उच्च वर्गों से संबंधित को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे जो प्रसिद्धि के शिखर तक पहुंची, जैसे गार्गी और मैत्रेयी। जैन धर्म और बौद्ध धर्म 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व। बौद्ध धर्म में महिलाओं को उदार और सम्मानजनक जीवन जीने को हेतु प्रोत्साहित किया। कई महिलाओं ने बौद्ध मठवासी जीवन में अग्रणी भूमिका निभाई। महिलाओं का अपना संघ था जिसे भिक्षुणी संघ कहा जाता था। मध्यकाल में 613 से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व स्थिति मध्यकाल में मुस्लिम शासकों के अधीन विद्यमान सामाजिक समस्याएं अधिक प्रमुख हो गईं, जैसे कन्या भ्रूण हत्या, लड़कियों के लिए शिक्षा का अभाव, बाल विवाह, जौहर आदि। प्रयास क्या रहा? भक्ति आंदोलन, सूफीवाद के उदय के साथ भारत में महिलाओं की स्थिति में व्यापक सुधार हुआ। जातीय धर्म की चिंता किए बिना शंकराचार्य, रामानुज, गुरु नानक जैसे कई प्रमुख व्यक्तियों ने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और दमन का कड़ा विरोध किया। औपनिवेशिक काल के दौरान आधुनिक विचारों के प्रभाव राजा राम मोहन राय, राधाकांत देव, भवानी चरण बनर्जी के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रयास क्या रहे? आधुनिक औपनिवेशिक काल में बंगाल सती विनियमन 1829, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, कन्या शिशु हत्या निवारण अधिनियम 1870, सहमति आयु अधिनियम 1891। कुछ ऐसे सुधारात्मक कानून हैं
जिनको पारित किया गया। स्वतंत्रता के पश्चात की स्थिति में सांस्कृतिक और संरचनात्मक परिवर्तन महिलाओं के शोषण को काफ़ी हद तक कम करते हैं तथा उन्हें विभिन्न व्यवसायों में समान अवसर प्रदान करते हैं। संवैधानिक सुरक्षा उपाय में संविधान में मौलिक अधिकारों ने यह सुनिश्चित किया कि महिलाओं को लैंगिक आधार पर भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। महिलाओं के जीवन के व्यापक परिदृश्य को शामिल करने वाले कानूनों का निर्माण कर संवैधानिक सुरक्षा उपायों को व्यवहार में लाया गया। सरकारी प्रयास क्या रहे? राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव करने का अधिकार दिया गया। पंचवर्षीय योजनाओं ने स्वतंत्रता पश्चात भारत के विकास प्रयासों के मुख्य लक्ष्य को प्रतिबिंबित किया। 1993 के 73वें संविधान संशोधन के तहत ग्रामीण शहरी दोनों क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के चुनावों को 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गईं। भारत सरकार द्वारा 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में नामित किया गया। महिला आरक्षण अधिनियम 2023, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए सभी सीटों में 1/3 सीटें आरक्षित करता है, जिसमें अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं। महिला संगठन की बात करें तो भारतीय महिला संघ 1917, इसकी स्थापना 8 मई 1917 एनी बेसेंट, मार्गरेट कजिन्स, जीना राजा दास द्वारा चेन्नई के अड्यार में गठित की गई। यह पहली महिला संघ है जिसमें सभी भारतीय महिलाओं को आपसी सहायता हेतु एक साथ संगठित किया गया। संगठन का मुख्य उद्देश्य स्थानीय राज्य और केंद्रीय तथा केंद्रीय विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व करने के लिए महिलाओं को मताधिकार प्रदान करता था, जिसे वर्ष 1930 में प्रदान किया गया। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1926 स्थापना, AIWC की स्थापना 1927 में मार्गरेट कजिन्स द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के लिए शैक्षणिक प्रयासों में सुधार तथा अन्य महिला अधिकार मुद्दों से निपटने के लिए इसके क्षेत्र का विस्तार करना प्रयास कर रहे AIWC ने अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1926 की स्थापना 1927 में मार्गरेट कजिन्स द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के लिए शैक्षिक प्रयासों में सुधार तथा अन्य महिला अधिकार मुद्दों से निपटने के लिए इसके क्षेत्र का विस्तार करना प्रयास कर रहे अखिल भारतीय महिला सम्मेलन ने महिला शिक्षा संबंधी प्रश्नों को उठाया। इसकी पहल पर 1932 में दिल्ली में लेडी हार्डिंग महिला कॉलेज की स्थापना की गई। भारतीय महिला राष्ट्रीय परिषद, इसकी उत्पत्ति 1925 में अंतर्राष्ट्रीय महिला परिषद की राष्ट्रीय शाखा के रूप में की गई। इसका उद्देश्य बम्बई, कलकत्ता, मद्रास की महिलाओं के समर्पित और प्रभावशाली प्रयासों से हुआ था, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रयासों में योगदान दिया था। इसने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय विचारों को व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। स्वतंत्रता पश्चात महिला आंदोलन के प्रगतिशील उद्देश्यों में लैंगिक समानता, रोजगार संभावनाएं, उन कानूनों को बदलना जो महिलाओं को आंशिक रूप से लाभ पहुंचाते थे तथा एक ऐसी संस्कृति का विकास करना था जहां महिलाओं के साथ बौद्धिक, शारीरिक, भावनात्मक रूप में लैंगिक भेदभाव न किया जाए। राजनीति में तेलंगाना आंदोलन 1946 में शुरू, तेलंगाना आंदोलन 1951 तक चला। यह भारत के दो मुख्य युद्धोत्तर विद्रोही
किसान संघर्षों में से एक था, जिसका उद्देश्य कम्युनिस्ट पार्टी ने एक महिला संघ की स्थापना की, जिसमें महिलाओं के बीच राजनीतिक जागरूकता को प्रेरित करने और बढ़ावा देने के लिए आंध्र वनिता नामक एक महिला पत्रिका जारी की। भागीदारी इसमें सभी सामाजिक पृष्ठभूमि की महिलाओं ने उत्साह और समर्पण के साथ अभियान में भाग लिया। इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली कुछ महिलाओं में चौधरी कमलम्मा, रेगुल्ला अचम्मा, चेत्याला एलम्मा, दुबाला सलम्मा शामिल हैं। दहेज विरोधी आंदोलन सामाजिक रूप में शुरू हुआ। दिल्ली में नारीवादी और अन्य प्रगतिशील संगठनों का एक गठबंधन दहेज विरोधी चेतना मंच के रूप में 1980 के दशक में बनाया गया। दहेज निषेध संशोधन अधिनियम 1986 अंततः विभिन्न विवादों के बाद पारित हुआ। यह अधिनियम दहेज में दी जाने वाली राशि को सीमित करता है, लेकिन इसे पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं करता। राजनीतिक पर्यावरण में चिपको आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत 19 दिसंबर 1972 में यूपी के टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में अडवाणी नामक एक छोटे से पहाड़ी गांव में अशिक्षित आदिवासी महिलाओं द्वारा किया गया। फरवरी 1978 में पुलिस ने उन पर गोली चलाई और बाद में उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। श्री सुंदरलाल बहुगुणा कई गांवों में इस अभियान का नेतृत्व कर रहे थे। चिपको आंदोलन का महत्व क्या रहा? यह आंदोलन खाद्य उत्पादकों और संग्रहकर्ताओं के रूप में महिलाओं के भारी बोझ और हिंसक पर्यावरण विनाश के खिलाफ प्राकृतिक संसाधनों की उनकी दृढ़ रक्षा के बीच संबंध की ओर ध्यान आकर्षित करता है। सामाजिक पर्यावरण नर्मदा बचाओ आंदोलन। उत्पत्ति मेघा पाटकर की अध्यक्षता में इस सामाजिक आंदोलन की शुरुआत सरदार सरोवर बांध के निर्माण के दौरान विस्थापित हुए लोगों के लिए अपर्याप्त पुनर्वास और पुनर्स्थापना के खिलाफ एक प्रदर्शन के रूप में हुई। भागीदारी में आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता, जनजातीय सदस्य, किसान, पर्यावरणविद सभी ने सक्रिय रूप से योगदान दिया, किंतु महिलाओं की सक्रिय और महत्वपूर्ण भागीदारी ने आंदोलन की भारी सफलता में योगदान दिया। स्वतंत्रता के बाद महिला संगठन की बात करें तो भारतीय महिला अध्ययन संघ 1981 में अकादमिक और कार्यकर्ता महिलाओं के एक समूह के रूप में स्थापित प्रकाशकों और सेमिनारों के माध्यम से नारीवादी आंदोलन, लैंगिक विमर्श और महिला अधिकारों को बढ़ावा देता है। इसकी उपलब्धि रही कि भारत में नारीवादी अकादमिक विमर्श में अग्रणी इंडियन जर्नल ऑफ जेंडर स्टडीज़ जैसी पत्रिका प्रकाशित की, कई राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए, लेकिन इसकी सीमाएं रहीं कि शैक्षिक दायरे से परे सीमित पहुंच रही और जमीनी स्तर पर प्रभाव में कमी रही। स्वसम्मानित महिलाएं 1986 में स्थापित यह एक नागरिक समाज समूह है जो सतत आजीविका और पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं के माध्यम से बच्चों और महिलाओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। इसकी उपलब्धि झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में महिलाओं के नेतृत्व में ग्रामीण विकास को बढ़ावा दिया गया। शिक्षा, सतत कृषि, महिला नेतृत्व को बढ़ावा दिया गया। सीमाएं क्या रहीं कि मुख्य रूप से चुनिंदा क्षेत्रों में परिचालन हुआ। मजबूत वित्त पोषण और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व का अभाव रहा। भारतीय ग्रामीण महिला संघ 1955 में स्थापित एक गैर राजनीतिक, गैर सांप्रदायिक राष्ट्रीय संगठन जो स्वयं सहायता और सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के उत्थान के लिए काम करता है। इसको उपलब्धि रही कि ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया गया। ग्रामीण शिक्षा, स्वच्छता, निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया गया। इसकी सीमाएं रहीं कि सीमित प्रतिनिधित्व, प्रभाव, दस्तावेजीकरण और डिजिटल उपस्थिति कमजोर है। राजनीतिक रूप में अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला एसोसिएशन 1981 में वामपंथी विचारधारा के संबंध एक
भारतीय महिला समूह के रूप में स्थापित यह महिलाओं के राजनीतिक भागीदारी, समता और विविध अधिकारों के लिए कार्य करता है। इसकी उपलब्धि रही दहेज, यौन हिंसा, भेदभाव के विरुद्ध प्रयास, जमीनी स्तर पर लामबंदी में सक्रिय प्रगतिशील नीतिगत सुधारों में योगदान दिया। इसकी सीमाएं रहीं कि वामपंथी विचारधारा गुटनिरपेक्ष समूहों के प्रति आकर्षण को कम कर सकती है। प्रभाव क्षेत्रीय रूप में असमान है। स्वरोजगार महिला एसोसिएशन सेवा 1972 में एला भट्ट द्वारा गठित असंगठित क्षेत्र की महिलाओं के लिए भारत का पहला ट्रेड यूनियन, जिसका लक्ष्य आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा है। इसकी उपलब्धि रही कि 2 मिलियन से अधिक सदस्य सूक्ष्म वित्तीय विधिक सहायता और बीमा वैश्विक मॉडलों को प्रेरित किया। रेमन मैग्सेसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते, लेकिन सीमाएं रहीं कि औपचारिक श्रम कानून एकीकरण में बाधाओं का सामना करना पड़ा। मजबूत राष्ट्रीय नीतिगत प्रभाव की आवश्यकता है। अन्नपूर्णा महिला मंडल शहरी गरीब महिलाओं को, विशेष रूप से मिल श्रमिकों की पत्नियों को सूक्ष्म ऋण, व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वरोजगार पहल के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए 1975 में स्थापित किया गया। इसकी उपलब्धि रही कि कौशल प्रशिक्षण, ऋण, बाल देखभाल सहायता के माध्यम से हजारों महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने में सहायता की गई। जमीनी स्तर पर महिला विकास मॉडल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई, लेकिन इसकी सीमा रही कि महाराष्ट्र तक सीमित रहा। राष्ट्रीय नीति या मीडिया में प्रचार और दृश्यता का अभाव। महिलाएं और शिक्षा। संपूर्ण विश्व में महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण से सभी के लिए अधिक देखभाल, सहनशीलता, न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण जीवन सुनिश्चित होगा। ऐसा किसने कहा? आंग सान सू की ने कहा है। भारत में महिला शिक्षा का महत्व क्या है? स्वास्थ्य लाभ। महिला साक्षरता सामाजिक स्वास्थ्य और आर्थिक कल्याण में सुधार करती है। जैसे शिक्षित महिलाएं बेहतर मासिक धर्म स्वच्छता का अभ्यास करती हैं, जिससे स्वास्थ्य जोखिम कम होता है और जागरूकता बढ़ती है। गरीबी में कमी। शिक्षा महिलाओं को रोजगार प्राप्त और परिवारों में को गरीबी के बाहर निकालने में सहायता करती है। उदाहरण में भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर 37% 2022-23 में होने के बावजूद शिक्षित महिलाओं के पास बेहतर रोजगार की संभावनाएं हैं। शिशु मृत्यु दर में कमी। शिक्षित महिलाएं अपने बच्चों के लिए सूचित स्वास्थ्य निर्णय लेने में अधिक सक्षम होती हैं। जैसे महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि, बेहतर बाल देखभाल और पोषण के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी से संबंधित है। समावेशी विकास। शिक्षा विकासशील भारत में सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों में विकास को बढ़ावा देती है। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जैसे सरकारी पहल समावेशी प्रगति सुनिश्चित करने के लिए लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देती हैं। लैंगिक समानता सह शिक्षा बच्चों में कम उम्र में ही महिलाओं के प्रति सम्मान को बढ़ावा देती है। उदाहरण के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रम लड़कियों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन को प्रोत्साहित करते हैं। सामाजिक विकास। शिक्षा सामाजिक प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। जैसे उदाहरण के लिए कोठारी आयोग 1968 ने सामाजिक विकास और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा की भूमिका पर जोर दिया था। लेकिन कुछ चुनौतियां हैं। माता पिता का नकारात्मक दृष्टिकोण। गरीब परिवारों के में लड़कियों को छोटे भाई बहनों की देखभाल करने, पारिवारिक उद्यमों में काम करने के लिए घर पर रखने की अधिक संभावना होती है। अपर्याप्त स्कूल सुविधाएं। स्कूल में प्राय बुनियादी आवश्यकताओं जैसे पृथक शौचालय, स्वच्छता सुविधाओं या पानी की कमी होती है। महिला शिक्षकों की कमी। लड़कियों के लिए उन स्कूलों में जाने की संभावना अधिक होती है जहां महिला शिक्षक होती हैं। अखिल भारतीय स्तर पर प्रति 100 पुरुष शिक्षकों पर पात्र 73 महिला शिक्षक हैं। श्रम क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की भागीदारी घटती दर। सरकारी योजनाएं और पहल। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लैंगिक समानता और लड़कियों की शिक्षा के महत्व को बढ़ावा देना है। विज्ञान ज्योति योजना एक ऐसी परियोजना है, विज्ञान ज्योति योजना, जो उन योग्य हाई स्कूल की लड़कियों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराएगी
जो उच्च शिक्षा में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में शिक्षा ग्रहण करना चाहती हैं। GATI योजना विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित में लैंगिक समानता को मापने के लिए एक संपूर्ण चार्टर और रूपरेखा जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन द्वारा विकसित किया गया। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड पावर कार्यक्रम भारतीय शैक्षिक संस्थानों और अनुसंधान विकास प्रयोगशालाओं में विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों के वित्त पोषण में लैंगिक असमानता को कम करेगा। वेस्ट पहल 2022 में इंजीनियरिंग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाएं वेस्ट नामक एक नई आई स्टेप भारतीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग सुविधाएं मानचित्र परियोजना शुरू की गई। बायोकेयर पहल जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने महिला वैज्ञानिकों को जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में एक कदम के रूप में जैव प्रौद्योगिकी कैरियर उन्नति और पुनः अभिविन्यास कार्यक्रम की भी शुरू किया। महिलाओं और राजनीतिक व्यवस्था सत्ता के निर्माण में महिलाओं की भूमिका में महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता स्थिति सुनिश्चित होती है। भारत का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम देश में सभी जमीनी स्तर के लोकतांत्रिक स्थानों में महिलाओं को अध्यक्ष के पदों और सीटों में 33% आरक्षण प्रदान करता है। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करता है, जिसमें SC/ST के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं। महत्वपूर्ण तथ्य एक भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार भारत में कुल मतदाताओं महिलाओं की भागीदारी 49% है। 18वीं लोकसभा में 73 महिलाओं का निर्वाचन होना भारतीय महिला प्रतिनिधित्व की कमी को दर्शाता है, क्योंकि 17वीं लोकसभा में 14.4% प्रतिनिधित्व में 78 महिलाएं निर्वाचित हुई थी। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भूमिका। पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का महत्व क्या है? राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का महत्व नीति निर्माण और विनियमन में उनकी भागीदारी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे कुल आबादी के लगभग आधे हिस्से का प्रतिनिधित्व करती हैं। महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा, बाल देखभाल, मातृ मृत्यु दर, बाल विवाह, घरेलू हिंसा आदि संबंधित अधिक केंद्रीय नीतियां बनाई जा सकती हैं, यदि महिलाओं को उन मुद्दों के प्रति भावनात्मक रूप में संवेदनशील होने के कारण निर्णय प्रक्रियाओं में शामिल किया जाए। एस्टर डुफ्लो और राघवेंद्र चट्टोपाध्याय जिन जिलों में महिला सरपंच या प्रधान है, वहाँ पेयजल पर काफ़ी अधिक निवेश किया जाता है, जो महिलाओं के लिए एक प्राथमिकता वाला सार्वजनिक मुद्दा है। व्यवहार परिवर्तन, ये महिला सशक्तिकरण के लिए रोल मॉडल के रूप में कार्य कर सकती है, महिलाओं के प्रति समाज में व्यवहार परिवर्तन ला सकती है। उदाहरण के लिए आशा कार्यकर्ता सुरक्षित यौन संबंधों के विषय में जागरूकता अभियान चलाती हैं। महिलाएं और ग्रामीण विकास, ऐसे कई साक्ष्य हैं कि महिला प्रतिनिधियों वाली पंचायतों ने सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश किया, जिससे ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिला। उदाहरण के लिए आरती देवी ने अपने गांव में पारंपरिक लोक कला को पुनर्जीवित करने के लिए एक अभियान शुरू किया। छवि राजावत ग्रामीण राजस्थान में बदलते चेहरे के रूप में प्रशंसित छवि राजावत ने 2011 में संयुक्त राष्ट्र की 11वीं गरीबी सूचना विश्व सम्मेलन में प्रतिभागियों के रूप में प्रतिनिधियों को संबोधित किया। महिला प्रतिनिधियों की खराब स्थिति का कारण क्या है? निरक्षरता, यह महिलाओं को राजनीतिक रूप में सशक्त बनाने में मुख्य बाधाओं में से एक है। आत्मविश्वास की कमी, यह सरपंच पति की प्रथा के रूप में प्रकट होती है। महिला केवल वोट बैंक है। गृहिणियों के लिए वेतन या भत्ते, वॉशिंग मशीन, गैस सिलेंडर, निःशुल्क सार्वजनिक परिवहन आदि सहित कई प्रकार के वादे किए गए हैं। दुर्व्यवहार और हिंसा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के डेटा के अनुसार 2022 में भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध 4,45,256 मामले दर्ज किए गए,
जो 2021 की तुलना में 4% वृद्धि हुई है। प्रति 1 लाख महिला आबादी पर अपराध की दर 66.4 रही है, जबकि 2021 में यह 64.5 थी। कार्य और पारिवारिक संतुलन। पुरुषों महिलाओं के बीच घरेलू कार्य का असमान वितरण भी इस संबंध में महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। सरकारी पहल के यहाँ क्षमता निर्माण, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना, पंचायत महिला और युवा शक्ति अभियान, राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान और हाल ही में लॉन्च किए गए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान सहित कई कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की पहल, विभिन्न राज्य और संघ राज्य क्षेत्र पंचायती राज संस्थाओं की बढ़ती क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उदाहरण के लिए झारखंड EWR की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य ग्रामीण विकास संस्थान झारखंड ने एक विशिष्ट महिला संसाधन केंद्र की स्थापना की। केरल ने निर्वाचित महिला स्थायी समिति अध्यक्षों को केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान में नेतृत्व प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। महाराष्ट्र में अपनी क्रांति ज्योति योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार ने EWR के निवास स्थान पर ही उनकी गैर आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। आगे की राय क्या है? क्षमता निर्माण। राजनीतिक दलों की महिला सदस्यों को नेतृत्व प्रशिक्षण देकर भावी महिला नेताओं का निर्माण करना। जीपर विधि रवांडा में जहां पार्टी में हर तीसरा स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है, वहां जीपर विधि का उपयोग किया जाता है। बेहतर परिणाम के लिए इस तरह के समायोजन किए जा सकते हैं। समान भागीदारी। भारत जैसे देश में मुख्यधारा की राजनीतिक विधि में समाज के सभी वर्गों की समान भागीदारी होना समय की मांग है, इसलिए इसे बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। आंतरिक पार्टी लोकतंत्र को बढ़ावा देना। जहां एक लोकतांत्रिक राजनीतिक दल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष आदि जैसे विभिन्न पद चुनाव प्रक्रिया के द्वारा भरे जाते हैं। जागरूकता विस्तार। संविधान में उल्लेखित उनके अधिकारों और विशेषाधिकारों को तभी सुनिश्चित किया जा सकता है जब महिलाओं को उचित रूप में शिक्षित किया जाए। कृषि में महिलाओं की स्थिति। कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार कुल कृषकों में 30.33% तथा कुल कृषि श्रमिकों में 40.67% महिलाएं हैं। कुल परिचालन जोतों में केवल 13.95% का संचालन महिलाओं द्वारा किया जाता है। कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार संबंधित मुद्दे क्या हैं? अनुबंध खेती। चूँकि महिला किसानों के पास उत्पादन के साधनों पर स्थिर स्वामित्व का अभाव होता है, इसलिए उन्हें आमतौर पर समकालीन अनुबंध कृषि व्यवस्था से बाहर रखा जाता है। कृषि में नवाचार। लगातार कठिन श्रम और कम कौशल स्तर के कारण महिलाएं अपना रोजगार खो सकती हैं। प्रशिक्षण का अभाव। उनकी विशाल संख्या को देखते हुए उन्हें कृषि, मधुमक्खी पालन, ग्रामीण हस्तशिल्प में प्रशिक्षण प्रदान करने के सरकारी प्रयास नगण्य हैं। संस्थागत ऋण का अभाव। महिला किसान बैंकों ने संस्थागत ऋण के लिए आवेदन करने में असमर्थ हैं, क्योंकि बैंकों को ऋण सुरक्षा कोलैटरल के रूप में भूमि के स्वामित्व की आवश्यकता होती है। संपत्ति अधिकारों का अभाव। भूमि के मालिक परिवार के पुरुष सदस्यों की तुलना में महिलाओं के पास निपटान की शक्ति कम होती है। सरकारी पहल क्या है? महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। कृषि में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर उन्हें स्थायी रोजगार की संभावनाएं प्रदान करके उनका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना। ICAR केंद्रीय कृषि महिला संस्थान कृषि लैंगिक अनुसंधान पर केंद्रित भारत की अपनी तरह का पहला संस्थान है। महिला किसानों के हित को विशेष रूप से विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा सुलझाया जाता है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन, कृषि मशीनीकरण और विकास पर उप मिशन, बागवानी के लिए एकीकरण विकास के लिए मिशन, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय नीति का मसौदा 2016, राष्ट्रीय नीति मसौदा 2016 का व्यापक लक्ष्य कार्यवाही के लिए एक नया ढांचा प्रदान करना, जो महिलाओं के मुद्दों को सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए लैंगिक समानता को साकार करने के लिए आवश्यक प्रतिमान व्यवस्था को निर्देशित कर सके। खाद्य सुरक्षा और पोषण सहित स्वास्थ्य, महिलाओं के प्रजनन अधिकारों को मान्यता देने पर ध्यान केंद्रित करना, परिवार नियोजन का उत्तरदायित्व पुरुषों की ओर, किशोरों के शोषण, स्वच्छता से संबंधित स्वास्थ्य देखभाल चुनौती का समाधान करना, स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का विस्तार करना, शिक्षा में पूर्व प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच में सुधार, किशोरियों के नामांकन और प्रतिधारण में सुधार, बेहतर स्कूली शिक्षा परिणामों के लिए नवीन मॉडल लागू करना, अर्थव्यवस्था में व्यापक आर्थिक नीतियाँ और व्यापार समझौतों को बढ़ावा देना, लिंग विभाजित भूमि स्वामित्व डेटाबेस तैयार करना, महिलाओं के लिए कौशल विकास और प्रशिक्षण, उद्यमशीलता विकास, श्रम कानूनों और नीतियों की समीक्षा, समान रोजगार के अवसर, अभिशासन और निर्णय प्रक्रिया में राजनीतिक क्षेत्र, प्रशासन, सिविल सेवाओं, कॉरपोरेट बोर्डरूम में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, जीवन चक्र वृद्धि के माध्यम से महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार की हिंसा का समाधान करना, बाल लिंगानुपात सुधार, प्रभावी निगरानी के लिए स्रोत पारगमन, गंतव्य क्षेत्रों में तस्करी की रोकथाम, वातावरण, आवास और बुनियादी ढांचे संबंधी लैंगिक परिप्रेक्ष्य, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता सुनिश्चित करना, जनसंचार, खेल में लैंगिक समानता, सभी महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा और सहायता सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में प्रयास, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं के समय संकटपूर्ण प्रवास और विस्थापन के दौरान लैंगिक चिंताओं का समाधान करना, ग्रामीण परिवारों और महिलाओं के लिए पर्यावरण अनुकूल नवीकरणीय गैर पारंपरिक ऊर्जा, हरित ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना। भारतीय सेना में महिलाएं, सेना ने 2019 में अपने नियमों को संशोधित किया, जिससे शॉर्ट सर्विस कमीशन में काम करने वाली महिलाओं को, जो अन्यथा 14 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो जाती हैं, स्थायी कमीशन चुनने की अनुमति मिल सके। 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ऐतिहासिक निर्णय के साथ महिला अधिकारों को पूर्वव्यापी प्रभाव से स्थायी कमीशन दिया गया। लाभ क्या रहा? विविधता में वृद्धि हुई, जिससे सैन्य प्रभावशीलता और निर्णय लेने में सुधार हो सकता है, क्योंकि महिला बल में एक नया दृष्टिकोण और प्रतिभा लाती है। बेहतर प्रशिक्षण, बेहतर प्रतिधारण और भर्ती, महिलाओं को सफल होने का अवसर देकर भारतीय सेना प्रतिभाशाली लोगों के एक व्यापक समूह को आकर्षित करने और बनाए रखने में सक्षम है। रूढ़िवादिता को रोकना, महिलाओं को शामिल करने में यह पारंपरिक धारणा गलत साबित होती है कि वे पुरुषों की तुलना में असहाय और कम सक्षम हैं। महिलाओं के लिए बेहतर सहायता, भारतीय सेना में महिलाओं के लिए परिदृश्य सुधार संबंधी कदम उठाए हैं, जिसमें केवल महिलाओं के लिए बैरकों की संख्या बढ़ाना, बच्चों की देखभाल की सुविधा प्रदान करना शामिल है। अधिक परिचालन प्रभावशीलता, महिलाएं लड़ाकू कार्यों में अच्छा प्रदर्शन करने और सेना की समय परिचालन प्रभावशीलता को बढ़ाने में सक्षम है। बेहतर सामाजिक प्रतिनिधित्व, भारतीय सेना को देश की संपूर्ण आबादी की रक्षा करने हेतु निर्मित किया गया है तथा समाज के सभी वर्गों, विशेषकर महिलाओं का प्रतिनिधित्व होने से यह समुदाय की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझने और पूरा करने में सक्षम होगा। प्रभावी लागत, जैसे जैसे भारतीय सेना में महिलाओं का अनुपात बढ़ेगा, योग्य आवेदकों की संख्या बढ़ने के परिणामस्वरूप भर्ती और प्रशिक्षण लागत कम हो सकती है। सशस्त्र बलों में महिलाओं की भूमिका में ऑपरेशन सिंदूर, एक ऐतिहासिक कदम के तहत ऑपरेशन सिंदूर के लिए प्रेस ब्रीफिंग का नेतृत्व 2 महिला प्रतिनिधि अधिकारियों ने किया, जिनका नाम कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह जो वायुसेना से थी, और कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय थल सेना से थी।
मई 2025 ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के सैन्य और सामाजिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण क्षण था। इस हाई प्रोफाइल ब्रीफिंग में उनके नेतृत्व ने विभिन्न मोर्चों पर गहरा प्रभाव डाला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सशस्त्र बलों में महिलाओं के बढ़ते नेतृत्व को प्रदर्शित किया, जिसने रक्षा क्षेत्र में लैंगिक बाधाओं को तोड़ा। उनकी स्पष्ट और आत्मविश्वासपूर्ण ब्रीफिंग ने ऑपरेशन सिंदूर का पारदर्शी विवरण प्रदान करके जनता का विश्वास बढ़ाया। इसने लैंगिक प्रतिनिधित्व पर राजनीतिक सामाजिक चर्चा प्रारंभ की तथा राष्ट्रीय सुरक्षा में महिलाओं की उभरती भूमिकाओं पर प्रकाश डाला। जनसंख्या और संबंधित मुद्दे। भारत में जनसंख्या का इतिहास क्या रहा? ऋग्वेद से पता चलता है कि भारत में 800 से 600 ईसा पूर्व के दौरान जनसंख्या गणना प्रारंभ हुई थी। कौटिल्य जो 300 ईसा पूर्व द्वारा रचित अर्थशास्त्र में आर्थिक, कृषि और जनसंख्या गणना करने की प्रक्रियाओं का विस्तृत विवरण दिया गया है। मध्यकाल में प्रमुख पुस्तक आईने अकबरी में जनसंख्या, उद्योग, धन और कई अन्य विशेषताओं पर व्यापक जानकारी शामिल थी। आधुनिक काल में भारत में पहली आधिकारिक जनगणना ब्रिटिश काल में 1872 में की गई थी। महत्वपूर्ण तथ्य है कि वर्तमान में भारत विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला राष्ट्र है, जिसकी जनसंख्या 1.46 अरब से अधिक है। 2011 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार कुल जनसंख्या 121 करोड़ या 1.21 अरब। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मध्य उत्तरी पूर्वी भारत के क्षेत्रों का जनसंख्या घनत्व पश्चिमी उत्तर पूर्वी दक्षिणी भागों की तुलना में अधिक दर से बढ़ा है। पृथ्वी पर हर 6 में से 1 व्यक्ति भारत में रहता है, जो वैश्विक जनसंख्या का लगभग 17.85% है। भारत की जनसंख्या 2011 के संदर्भ में 25% बढ़कर 2036 तक 1.52 मिलियन की हो जाने की उम्मीद है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुसार 2011 में 2021 के दशक में स्वतंत्रता के बाद से सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 12.5% रहने का अनुमान है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? जनसांख्यिकी कारक। प्रवासन। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले पशु शुद्ध गरीबी, अकाल और प्रवासन में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले पुश कारक युद्ध, गरीबी, अकाल और पुल कारक रोजगार, शिक्षा, कानून व्यवस्था कारकों को प्रेरित है। प्राकृतिक वृद्धि कैसे हुई? जनसंख्या वृद्धि उच्च प्रजनन क्षमता और कम मृत्यु दर के कारण होती है। बिहार, उत्तर प्रदेश, असम जैसे राज्य उच्च वृद्धि दर्शाते हैं। भौगोलिक कारक में जल की उपलब्धता, कृषि, दैनिक उपयोग और उद्योग जैसे गंगा, नील, अमेजन जैसी नदियों जल की उपलब्धता के कारण नदियों के समीप क्षेत्रों में सघन जनसंख्या विद्यमान होती है। भू आकृति, समतल और निम्न ढलान वाले क्षेत्र जैसे गंगा के मैदान, हिमालय जैसे बिहड़ इलाकों के विपरीत कृषि और बुनियादी ढांचे का समर्थन करते हैं। जलवायु, कठोर जलवायु जैसे अंटार्कटिक मरुस्थल बस्तियों के निर्माण को बाधित करती हैं, जबकि मध्यम जलवायु उच्च जनसंख्या घनत्व को आकर्षित करता है। मृदा, उपजाऊ मृदा जैसे उत्तरी भारत का मैदान कृषि और सघन आबादी का समर्थन करती है, जबकि बंजर क्षेत्र जैसे पर्वत और मरुस्थल ऐसा नहीं करते हैं। अवस्थिति, आर्थिक केंद्रों जैसे एनसीआर के निकट अवस्थित क्षेत्र रोजगार के अवसर और बेहतर सुविधाओं के कारण लोगों को आकर्षित करते हैं। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों जैसे सक्रिय ज्वालामुखी, हिमालयी भूकंप में जनसंख्या घनत्व कम होता है। राजनीतिक कारक में युद्ध, संघर्षों के कारण बड़े पैमाने पर पलायन होता है, जैसे यूक्रेन और अफगानिस्तान आदि देशों में देखा गया। आंतरिक अशांति, राजनीतिक अस्थिरता और उत्पीड़न जैसे म्यांमार में रोहिंग्या जनसंख्या विस्थापन का कारण बनते हैं। प्रवासन नीतियाँ,
सहायक नीतियाँ गंतव्य क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देती हैं, जैसे प्रतिबंधात्मक H-1B वीज़ा अमेरिकी प्रवासन को प्रभावित करता है। सामाजिक आर्थिक कारक में खनिज समृद्ध क्षेत्रों, उद्योगों और श्रमिकों को आकर्षित करते हैं, जैसे बैलाडीला, भेलारी और कोरापुट। शहरीकरण, कुशल परिवहन जैसे दिल्ली मेट्रो गतिशीलता में आसानी के कारण जनसंख्या प्रवास को बढ़ाता है। औद्योगिकरण, औद्योगिक केंद्र रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं, जैसे जमशेदपुर, बेंगलुरु, हैदराबाद। और आर्थिक गतिविधि, विविध आर्थिक सुधार जैसे दिल्ली, मुंबई सघन आबादी को आकर्षित करते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक कारक, सांस्कृतिक महत्व, धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र जैसे कटरा आध्यात्मिक और सामुदायिक जुड़ाव के कारण प्रवासियों को आकर्षित करते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि विश्व जनसंख्या संभावनाएं 2022 के अनुसार 15 नवंबर 2022 को विश्व की कुल जनसंख्या 8 मिलियन तक पहुंच जाएगी, जो 1950 की 2.5 बिलियन जनसंख्या से 3 गुना अधिक है। संयुक्त राष्ट्र अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या 2030 में 8.5 बिलियन, 2050 में 9.7 बिलियन और 2100 में 10.4 बिलियन तक पहुंच सकती है। भारत और चीन की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या अनुमान के अनुसार भारत चीन को पीछे छोड़कर विश्व के सर्वाधिक आबादी वाला राष्ट्र बन गया है। भारत की वर्तमान जनसंख्या 142,57,75,850 है, जो पहली बार चीन से आगे निकल गया है। जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक में आर्थिक विकास, कृषि आधारित या आंशिक रूप से औद्योगिक अर्थव्यवस्था वाले देश में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है, जैसे नाइजीरिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आदि। महिला श्रम बाजार में भागीदारी, जो महिलाएं रोजगार में संलग्न होती हैं, वे जनसंख्या वृद्धि में कम योगदान देती हैं, जबकि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं की शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता प्रायः कम होती है और वे अधिक बच्चे पैदा करती हैं। मृत्यु दर, चिकित्सा विज्ञान की प्रगति ने कई घातक बीमारियों का इलाज संभव बना दिया है, जिसके कारण मृत्यु दर में कमी आई और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है। प्रवासन स्तर, कुछ देशों में जनसंख्या वृद्धि के सबसे बड़े कारक शुद्ध प्रवासन। उदाहरण के लिए यूके में सन 2000 से 2013 तक शुद्ध जनसंख्या वृद्धि का लगभग 50% शुद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रवास से आया है। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, चीन में एक परिवार नीति से पहले बड़े परिवारों की प्रति मजबूत सामाजिक लगाव था। वर्तमान में विकसित विश्व में छोटे परिवार आदर्श हैं। परिवार नियोजन की उपलब्धता, गर्भ निरोधक और स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता में वृद्धि से महिलाएं परिवार के आकार को सीमित रख सकती हैं, जैसे मेघालय में 27%, बिहार में 56% और जैसे सबसे कम गर्भ निरोधक का उपयोग करने वाले राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है। शिक्षा में जैसे जैसे शिक्षा अनिवार्य होती जाती है, बच्चे अब आर्थिक संपत्ति नहीं रह जाते हैं, बल्कि आर्थिक लागत बन जाते हैं। यह जनसंख्या वृद्धि को धीमा कर देता है। उदाहरण के लिए नॉर्डिक और यूरोपीय देशों की जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक या बहुत कम है। कल्याणकारी भुगतान या राज्य पेंशन, एक उदार राज्य पेंशन योजना का अर्थ है कि दंपतियों को बुढ़ापे में उनकी देखभाल के लिए बीमा के रूप में कार्य करने के लिए बच्चे पैदा करने की आवश्यकता नहीं है। भारत में जनसांख्यिकी रुझान क्या है? लेसेंट के हालिया विश्लेषण के अनुसार भारत की जनसंख्या 2048 में लगभग 1.6 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। इसके बाद सन 2100 तक इसमें 32% की गिरावट लगभग 1.09 मिलियन हो जाएगी। रिपोर्ट की प्रमुख बिंदु क्या है? ग्लोबल बर्डन ऑफ
डिजीज़ स्टडी 2017 यह क्षेत्रीय वैश्विक स्तर पर प्रमुख बीमारियों, दुर्घटनाओं और जोखिम कारकों, मृत्यु दर और दिव्यांग का व्यापक मूल्यांकन है। आर्थिक विकास में बाधाएं। अध्ययन में चीन और भारत जैसे देशों में कार्यशील आयु वर्ग की आबादी में तीव्र गिरावट का अनुमान लगाया गया है, जो आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करेगा। परिणाम स्वरूप वैश्विक शक्ति संतुलन में परिवर्तन आएगा। भारत से संबंधित आंकड़े क्या हैं? कुल जनसंख्या 1.22 बिलियन 2011 की जनगणना के अनुसार। विश्व जनसंख्या का 17.71% है। कुल कार्यशील वयस्कों 20 से 64 वर्ष उम्र की जनसंख्या 2017 में लगभग 762 मिलियन से बढ़कर सन 2100 में लगभग 578 मिलियन हो जाएगी। जीडीपी भारत नाममात्र जीडीपी के मामले पर तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। टोटल फर्टिलिटी रेट 2019 में 2.1 से घटकर सन 2100 तक 1.29 हो जाएगा। प्रवासन वर्ष 2100 में भारत दूसरा सबसे बड़ा शुद्ध आवर्जन वाला देश होगा। वैश्विक आंकड़े क्या है? वैश्विक जनसंख्या अनुमान है कि 2064 में विश्व की जनसंख्या 9.7 बिलियन तक पहुंच जाएगी और उसके बाद घटकर 8.8 बिलियन हो जाएगी। वैश्विक टोटल फर्टिलिटी रेट वैश्विक टोटल फर्टिलिटी रेट में 2017 में 2.37 से घटकर 2100 में 1.66 हो जाने का अनुमान है, जो न्यूनतम दर 2.1 से काफ़ी नीचे है। जनसांख्यिकी भिन्नता अनुमान है कि सन 2100 में वैश्विक स्तर पर 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की संख्या 2.32 बिलियन हो जाएगी, जबकि 2019 में यह संख्या 703 मिलियन होगी। भारत का जनसांख्यिकी लाभांश क्या है? जनसांख्यिकी संकेतक भारत की जनसंख्या 1428.6 मिलियन, 15 से 64 वर्ष की आयु के 68% लोग हैं, 65 वर्ष से अधिक 7% है। टोटल फर्टिलिटी रेट 2.0 है। जीवन प्रत्याशा 72 वर्ष है, जबकि चीन की जनसंख्या 1425.7 मिलियन है, 15 से 64 वर्ष के 69% लोग हैं चीन में, 65 वर्ष से अधिक 14% लोग हैं चीन में। टोटल फर्टिलिटी चीन का 1.2 है। जीवन प्रत्याशा चीन में 79 वर्ष है। विश्व की जनसंख्या 8,045 मिलियन है, 15 से 64 वर्ष में 65% लोग हैं विश्व में, और 65% से अधिक 10% लोग हैं। विश्व की टोटल फर्टिलिटी रेट 2.3% है। जीवन प्रत्याशा 73.5 वर्ष है। जनसांख्यिकी लाभांश शब्द जनसंख्या की आयु के वितरण में परिवर्तन के कारण आर्थिक विस्तार का वर्णन करता है। भारत में वर्तमान में 62.5% जनसंख्या 15 से 59 वर्ष आयु के बीच की है। यह प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है और 2036 के आसपास अपने चरम पर 65% पर पहुंच जाएगा। जनसांख्यिकी लाभांश उपलब्धता 2005 से 2006 में शुरू हुई और 2055 से 2056 तक जारी रहेगी। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 का अनुमान है कि भारत की जनसंख्या लाभांश 2041 के आसपास अपने चरम स्तर पर पहुंच जाएगा, जब 59% आबादी कार्यशील आयु की होगी या 20 से 59 वर्ष की होगी। भारत सर्वाधिक युवा जनसंख्या वाले देशों में से एक है, जिसकी औसत आयु मात्र 28 वर्ष है, जबकि चीन 37 वर्ष, पश्चिम यूरोप 45 वर्ष और जापान 49 वर्ष दूसरे स्थान पर है। कार्यशील आयु वाली आबादी में वृद्धि। भारत की कार्यशील आयु
कार्यशील आयु वर्ग आबादी 15 से 64 वर्ष 2018 में, आश्रित आबादी 2014 से कम है, 65 वर्ष से अधिक है की तुलना में बड़ी हो गई। कार्यशील आयु वर्ग की आबादी में यह वृद्धि 2005-06 से शुरू हुई और 2055 तक चली। UNFPA रिपोर्ट के अनुसार जनसांख्यिकीय लाभांश के क्या लाभ हैं? तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण, रोजगार, वांछित जनसंख्या की अधिकाधिक संख्या से अधिक गतिविधियां बढ़ेंगी, प्रभावी नीति निर्माण, जनसांख्यिकीय लाभांश और लक्षित नीति से लोगों के लिए अधिक सामाजिक आर्थिक प्रभाव और लाभ प्राप्त होता है। बेहतर आर्थिक विकास, अधिक कार्यशील आयु वाली आबादी के कारण आर्थिक गतिविधियां बढ़ जाती हैं, जिससे निम्नलिखित प्रभाव सामने आते हैं। श्रम बल में वृद्धि, राजकोषीय स्थान, महिला कार्यबल में वृद्धि, चरम वृद्धि दर में वृद्धि, मध्यम वर्ग समाज की ओर परिवर्तन। जनसांख्यिकीय लाभांश का योगदान क्या रहा? इसमें ऐतिहासिक रूप से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के समग्र विकास में 15% तक का योगदान दिया। उदाहरण के लिए जापान में जनसंख्या संरचना बदलाव 1964 से 2004 के बीच तेजी से विकास का अनुभव किया गया। जनसांख्यिकीय लाभांश से संबंधित चुनौतियां क्या हैं? रोजगार विहीन समृद्धि, यह भी चिंताजनक है कि वैश्वीकरण, चौथी औद्योगिक क्रांति के कारण भविष्य में रोजगार विहीन समृद्धि उत्पन्न हो सकती है। असममित जनसांख्यिकी, राज्यों में असममित कार्यशील आयु आबादी, साथ ही लाभकारी रोजगार की कमी आबादी के लिए अवसर प्रदान नहीं कर सकी। निम्न मानव विकास मानदंड, UNDP के मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत 93 राष्ट्रों में से 130वें स्थान पर है, जो चिंताजनक है। अर्थव्यवस्था और अनौपचारिक प्रकृति, भारत में जनसांख्यिकीय परिवर्तन के लाभों को प्राप्त करने के लिए यह एक और बाधा है। कौशल की कमी के कारण भारत आधुनिक बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी जैसे अवसरों का लाभ नहीं उठा पाएगा। उदाहरण के लिए VBOX की इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2025 में लगभग 55% भारतीय स्नातकों के वैश्विक स्तर पर रोजगार योग्य होने की उम्मीद है, जो 2024 में 51.2%, लगभग 7% की वृद्धि से अधिक है। आगे की राय क्या है? कौशल विकास से युवा आबादी को अधिक रोजगार योग्य बनाया जा सकेगा। भारत में श्रम शक्ति को कौशल उन्नयन पुनर्कौशल युक्त होना चाहिए। शिक्षा में भारत, जहां लगभग 41% जनसंख्या 20 वर्ष से कम आयु की है, उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करके उद्योग अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देकर जनसांख्यिकीय लाभांश में लाभ प्राप्त कर सकता है। स्वास्थ्य में, यदि स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाए तो युवा श्रमिकों के पास अधिक उत्पादक दिन होंगे। मानव पूंजी का निर्माण, इसमें लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, कौशल में निवेश करना शामिल है। शहरीकरण, आने वाले वर्षों में कार्यशील आबादी का एक बड़ा हिस्सा शहरी क्षेत्रों में चला जाएगा, जिससे शहरी आबादी में तेजी से और महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति सन 2000 में शुरू की गई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच के दौरान नागरिकों की स्वैच्छिक और सूचित सहमति पर आधारित है। इसका उद्देश्य मातृ स्वास्थ्य, बाल जीवन, गर्भनिरोधक से संबंधित विभिन्न मुद्दों का समाधान करना, साथ ही प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल को सभी के लिए सुलभ और वहनीय बनाना है। नीति की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? शिशु और मातृ स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों में 30 से कम करना और सार्वभौमिक टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करना, मातृ मृत्यु दर को
100 प्रति लाख से कम करना, 80% संस्थागत प्रसव और 100% प्रशिक्षित कर्मियों के द्वारा प्रसव कराना। प्रसव नीति, प्रसव में 80% संस्थागत प्रसव, 100% प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा प्रसव को लक्ष्य बढ़ावा देना। समय आधारित लक्ष्य में तत्काल लक्ष्य, अपूर्ण गर्भ निरोधक, उच्च स्वास्थ्य देखभाल और संरचना, स्वास्थ्य कर्मियों की आवश्यकता को पूरा करना। मध्यावधि लक्ष्य क्या है? 2010 तक कुशल प्रजनन दर को प्रतिस्थापन स्तर 2.1 तक बढ़ाना है। दीर्घकालिक लक्ष्य 2045 तक स्थिर जनसंख्या प्राप्त करना है। रोग नियंत्रण और आयुष से जुड़ाव, इसका उद्देश्य संचारी रोगों जैसे कि निक्षय, टीबी उन्मूलन से संबंधित सभी सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों को एकीकृत करना है। सार्वजनिक स्वास्थ्य लक्ष्यों को प्राप्त करने में आयुर्वेद, योग, यूनानी सिद्ध, होम्योपैथी, आयुष चिकित्सा की भूमिका पर जोर दिया गया है। युवा पर आधारित लक्ष्य, शिक्षा में 14 वर्ष से आयु तक स्कूली शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य बनाना। विवाह में लड़कियों की 18 वर्ष की आयु के बजाय अधिमानतः 20 वर्ष से की आयु के बाद विवाह करने के लिए प्रोत्साहन करना। जनसंख्या परिवर्तन के निर्धारक क्या है? प्रजनन दर। किसी भी देश की जनसंख्या में परिवर्तन को निर्धारित करने वाले 3 प्रमुख कारण हैं: प्रजनन क्षमता, मृत्यु दर और प्रवासन। सामान्य प्रजनन दर, यह प्रजनन आयु की प्रति 1000 महिलाओं पर संदर्भ अवधि के दौरान जीवित जन्मों की संख्या है। कुल प्रजनन दर, यह जीवित बच्चों की कुल। सामान्य प्रजनन दर क्या होती है? यह प्रजनन आयु की प्रति 1000 महिलाओं पर संदर्भ अवधि के दौरान जीवित बच्चों की संख्या है। और जबकि कुल प्रजनन दर जीवित जन्मों की कुल संख्या, जीवित जन्मों या जीवित बच्चों की कुल संख्या को संदर्भित करता है, जो एक महिला की प्रजनन आयु में रहने पर होती है। प्रजनन आयु 15 से 64 वर्ष की होती है। उच्च प्रजनन क्षमता के निर्धारक क्या हैं? प्रजनन के संदर्भ में शारीरिक अधिकारों का अभाव, भारतीय समाज में बच्चों, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक मूल्य, आसान गोद लेने की प्रक्रिया का अभाव, धार्मिक विचारधाराएं, कम उम्र में विवाह और कम उम्र में बच्चे पैदा करना, परिवार में लड़कों की प्राथमिकता, टोटल फर्टिलिटी रेट में कमी का कारण क्या है? शिक्षा गतिशीलता में वृद्धि, विवाह में देरी, कामकाजी महिलाएं और समग्र समृद्धि, सभी टोटल फर्टिलिटी रेट की कमी में बढ़ावा दे रही हैं, कमी कर रही हैं। उदाहरण के लिए बिहार, जहां कुल प्रजनन दर सबसे अधिक 3.2% है, वहां निरक्षर महिलाओं का प्रतिशत 26.8% सर्वाधिक है। जबकि केरल, जहां महिलाओं की साक्षरता 99.3% है, वहां प्रजनन दर सबसे कम है। मृत्यु दर, अपरिष्कृत मृत्यु दर, यह किसी निर्दिष्ट कैलेंडर वर्ष में होने वाली कुल पंजीकृत मृत्यु और उस वर्ष की कुल मध्य वर्ष जनसंख्या का अनुपात है, जिसे 1000 से गुणा किया जाता है। मृत्यु दर क्या है? अपरिष्कृत मृत्यु दर क्या है? यह किसी निर्दिष्ट कैलेंडर वर्ष में होने वाली कुल पंजीकृत मृत्यु और उस वर्ष की कुल मध्य वर्ष जनसंख्या का अनुपात, जो 1000 से गुणा किया जाता है। हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत के लिए 1994 में 9.8 से घटकर 2020 में 7.30% हो गई है अपरिष्कृत मृत्यु दर। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, एक भारतीय पुरुष के लिए औसत जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष, जबकि महिलाओं के लिए 74 वर्ष अनुमानित है। शिशु मृत्यु दर, यह प्रति 1000 जीवित बच्चों पर 1 वर्ष में कम आयु के बच्चों की मृत्यु की संख्या है। नमूना पंजीकरण प्रणाली सर्वेक्षण के अनुसार भारत में अपने इन्फेंट शिशु मृत्यु दर 50% तक कम कर दिया है।
2006 में प्रति 1000 बच्चों की जन्मों में 57 से 2020 में 28 हो गया है। मातृ मृत्यु दर गर्भावस्था के दौरान गर्भावस्था की समाप्ति के 42 दिन के भीतर एक महिला मृत्यु प्रति लाख जीवित जन्म नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार यह 2014 में 167 से 2020 में 97 हो गई। प्रवास की बात करें तो प्रवास एक भौगोलिक इकाई से दूसरी भौगोलिक इकाई के बीच भौगोलिक गतिशीलता या स्थानीय गतिशीलता का एक रूप है। भारत में आंतरिक प्रवास में महत्वपूर्ण कमी देखी गई है। घरेलू प्रवासियों की संख्या में लगभग 11.78% की कमी आई है, जो 2011 में 45.58 करोड़ से घटकर 2023 में अनुमानित 20.2 करोड़ हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी स्टॉक 2019 रिपोर्ट भारत 5 मिलियन विश्व की कुल आबादी का 6.4% से के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का शीर्ष स्रोत है। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के जनसंख्या प्रभाव द्वारा जारी की गई रिपोर्ट प्रवासी और सतत विकास लक्ष्य 10.7 के अनुसार योजनाबद्ध और सुव्यवस्थित प्रवास नीति के कार्यान्वयन के माध्यम से लोगों के व्यवस्थित, सुरक्षित, नियमित और उत्तरदायी प्रवास और गतिशीलता को सुविधाजनक बनाता है। प्रवास के कारण क्या है? रोजगार। लोग रोजगार की तलाश में मौसम के अनुसार कई स्थानों उद्योगों में जाते हैं। यह आवागमन ग्रामीण और ग्रामीण शहरी आधार पर होता है। शिक्षा। बेहतर शिक्षा अवसरों की तलाश में लोग शहरी क्षेत्रों में जाते हैं। 2011 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार 1.77% लोगों ने शिक्षा के लिए प्रवास किया। सुरक्षा का अभाव। कुछ प्रवासी सुरक्षा कारणों के कारण शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर हैं। उदाहरण के लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आए मजदूर। शहरी संक्रमण की विशेषता मुख्य रूप से ग्रामीण शहरी वेतन असमानता शहरीकरण दरों में प्रभावित होती है। विवाह। 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं का अधिकांश अंतर राज्यीय प्रवास विवाह के कारण एक ग्रामीण क्षेत्र से दूसरे ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। कुल प्रवासियों में 46% विवाह के कारण स्थानांतरित हुए, जिसमें 97% महिलाएं थीं। पर्यावरण और आपदा प्रेरित कारण। प्राकृतिक आपदा जिसके घरों खेतों को नष्ट कर दिया हो, उसके कुछ प्रवासियों को ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर किया। उदाहरण के लिए उत्तर बिहार में कोसी नदी की बाढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में चक्रवात आदि। प्रवास का प्रभाव क्या रहा? राजनीतिक बहिष्कार। प्रवासियों को प्राय राजनीतिक अधिकारों विशेषकर मतदान का प्रयोग करने में बाधा का सामना करना पड़ता है। जनसंख्या दबाव। गंतव्य क्षेत्रों में आने वाले लोगों को आमद से संसाधनों, नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। मानवाधिकार उल्लंघन। अनियमित प्रवास के परिणामस्वरूप तस्करी, जबरन श्रम और शोषण हो सकता है। जनसांख्यिकीय संतुलन। प्रवासन कमी वाले क्षेत्रों में युवा श्रम की आपूर्ति करके वृद्ध होती आबादी की भरपाई करने में मदद करता है। बेहतर जीवन स्तर। बेहतर रोजगार के अवसर प्रवासियों और उनके परिवारों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान। कई संस्कृतियों के अपने संपर्क में सहिष्णुता, समानता, सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा मिलता है। खाद्य सुरक्षा। FAO 2018 की रिपोर्ट प्रवासन को प्रवासी परिवारों के लिए बेहतर खाद्य और पोषण सुरक्षा से जोड़ती है। प्रतिभा पलायन। मूल क्षेत्र कुशल मानव पूंजी खो देते हैं।
श्रम बाजार दक्षता प्रवासन आवश्यकता अनुसार कुशल और अकुशल श्रमिकों को वितरित करके श्रम की कमी को पूरा करता है। जलवायु अनुकूलन बाढ़ और सूखे जैसे जलवायु संकटों के दौरान प्रवास एक महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में कार्य करता है। क्या किए गए उपाय हैं? अंतर्राज्यीय प्रवास का कर्मगार रोजगार और सेवा शर्तों के विनियमन अधिनियम 1979 यह प्रवासी श्रमिकों के अन्यायपूर्ण कार्य स्थिति को संबोधित करने का प्रयास करता है, जिसमें बिचौलियों ठेकेदारों एजेंटों के माध्यम से रोजगार प्राप्त करने की आवश्यकता शामिल है, जो मासिक वेतन का वादा करते हैं लेकिन समय आने पर भुगतान नहीं करते हैं। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना इसे सामाजिक सुरक्षा लाभ और खोए हुए रोजगार की बहाली के साथ साथ नए रोजगार के सृजन के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है। ग्रामीण आबादी के लिए आजीविका के अवसर दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, कृषि में युवाओं को आकर्षित करना और बनाए रखना, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास, स्मार्ट विलेज। भारत में ग्रामीण विकास को शामिल करने के लिए सरकार के तीनों स्तरों द्वारा इस अवधारणा को अपनाया गया। रूरबन मिशन, इसका उद्देश्य क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, आवश्यक सेवाओं में सुधार करना, बेहतर ढंग से निर्मित रूरबन क्लस्टर स्थापित करना, पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ही सभी सुविधाएं प्रदान करके ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों के लोगों के प्रवास की समस्या से निपटाना। जनसंख्या वृद्धि का परिणाम क्या है? जीवन यापन की उच्च लागत, आपूर्ति और मांग के बीच अंतर के कारण आवश्यक वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है, जैसे मेट्रो शहरों में घर का किराया अधिक होना, महामारी और संक्रमण रोग, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों, अस्वस्थ कर रहने की स्थिति, कुपोषण और पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल की कमी के कारण संक्रामक रोगों का कारण बनते हैं। संघर्ष और युद्ध, विकासशील देशों में जनसंख्या की अधिकता संसाधनों पर भारी दबाव डालती है। उदाहरण के लिए मिस्र, सूडान, इथियोपिया के बीच नील नदी के पानी को लेकर संघर्ष, असंवैधानिक कृषि पद्धतियाँ, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों, खरपतवारों के अत्यधिक उपयोग से मृदा जल आदि को अपूरणीय क्षति हुई है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, घरेलू सीवेज, कीटनाशकों, उर्वरकों, औद्योगिक अपशिष्टों के कारण ये दूषित हो रहे हैं। जल के मार्ग में परिवर्तन, घरेलू औद्योगिक कृषि उद्योगों के लिए नदी प्रदूषण बढ़ता है। नदियों की स्वच्छता गुणों की कमी आती है। पारिस्थितिकी क्षति, वाणिज्यिक आवश्यकताओं, कृषि, वन आधारित उद्योग, खनन, ढांचागत गतिविधियों, ईंधन की कमी आदि जैसी आर्थिक गतिविधियों के कारण पारिस्थितिकी क्षति हुई है। उदाहरण के लिए 50 वर्षों में देश का मैंग्रोव क्षेत्र 7 लाख हेक्टेयर से घटकर 4,53,000 हेक्टेयर रह गया है। प्रवास पर प्रतिकूल प्रभाव, भूमि प्रतिरूप में परिवर्तन के कारण पिछले 50 वर्षों में गंगा के मैदानों में लगभग 70 से 80% स्वच्छ जल की आर्द्र भूमियाँ और झीलें नष्ट हो गई हैं। आगे की राय क्या है? कर प्रोत्साहन, छोटे परिवारों को प्रोत्साहित करने के लिए 1 या 2 वाले बच्चों के वाले दंपति को आयकर लाभ प्रदान करना। कृषि सुधार, छोटे सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृषि लाभप्रदता को बढ़ावा देना और खाद्य कीमतों को स्थिर करना। सामाजिक विपणन, मीडिया और जागरूकता अनुमानों के माध्यम से परिवार नियोजन और छोटे परिवारों के लाभों को बढ़ावा देना। बढ़ती जीवन प्रत्याशा, बढ़ती उम्रदराज आबादी बच्चों की देखभाल संबंधित सेवाओं में नए रोजगार के अवसर पैदा कर सकती है। यौन शिक्षा, किशोरों में गर्भ निरोधक के बारे में अज्ञानता को कम करने के लिए व्यापक यौन शिक्षा
जरूरी है शुरू करना। सार्वभौमिक बुनियादी आय, रोजगार, युवाओं को सहायता प्रदान करने, रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सुरक्षा जाल के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा। वन और जल संरक्षण, नीतिगत निर्णयों के संसाधन संरक्षण और सतत विकास को प्राथमिकता दें। महिला सशक्तिकरण, दक्षिणी मॉडल का अनुसरण करते हुए उत्तरी राज्यों में महिलाओं की साक्षरता, स्वास्थ्य और कार्यबल भागीदारी में सुधार करना। आयु वृद्धि क्या है? आयु वृद्धि से तात्पर्य वृद्धि होने की प्रक्रिया से है, जो आमतौर पर शारीरिक और कभी-कभी मानसिक क्षमताओं की क्रमिक गिरावट से चिन्हित होती है। जनसांख्यिकी शब्दों में यह कुल आबादी में वृद्ध 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के बढ़ते अनुपात को संदर्भित करता है। इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2022 में 60 से अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या 10.5% थी। 2050 तक 20.8% बढ़ने का अनुमान है। 2022 और 2050 के बीच 80 से अधिक आयु वर्ग के लोगों की संख्या 279% बढ़ने की उम्मीद है। 2011 और 2021 के बीच वृद्धों की आबादी में 41% की वृद्धि हुई है। आयु वृद्धि की क्या निहितार्थ हैं? आर्थिक निहितार्थ, भारत की वृद्धि होती जनसंख्या के कारण कार्यबल सिकुड़ रहा है। संभावित रूप में विकास धीमा हो रहा है तथा पेंशन और कल्याणकारी योजनाओं पर दबाव बढ़ रहा है, जिससे सार्वजनिक वित्त और सार्वजनिक सुरक्षा प्रभावित हो रही। स्वास्थ्य देखभाल चुनौती, वृद्धों में दीर्घकालिक और गैर संचारी रोगों के बढ़ते मामलों के कारण वृद्धावस्था देखभाल, बुनियादी ढांचे और कुशल देखभालकर्ताओं की आवश्यकता बढ़ रही है, जिससे स्वास्थ्य प्रणाली पर बोझ बढ़ रहा है। सामाजिक निहितार्थ में संयुक्त परिवारों के बढ़ने से पारंपरिक रूप से बुजुर्गों का समर्थन समाप्त हो गया है। कई बुजुर्ग, खास तौर पर महिलाएं, अकेलेपन, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं, दुर्व्यवहार और अपर्याप्त सामाजिक सुरक्षा का सामना करता है। नीति और शासन संबंधी चुनौतियां, सेवानिवृत्ति आयु और पेंशन प्रणाली में सुधार, वृद्धजन कल्याण योजनाओं पर अधिक ध्यान, कार्यबल का पुनः कौशलीकरण, सरकारी योजनाओं का प्रयास, वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति 1999। इस नीति का उद्देश्य अधिकार आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से बच्चों के वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आश्रय और सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करना है। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007, यह बच्चों और उत्तराधिकारियों को वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण करने का अधिकार देता है। उपेक्षा या परित्याग से निपटने के लिए कानूनी तंत्र प्रदान करता है। वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम, यह योजना वृद्धजनों की डे केयर, स्वास्थ्य देखभाल, जागरूकता कार्यक्रम जैसे समुदाय आधारित सेवाएं प्रदान करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को सहायता प्रदान करता है। राष्ट्रीय वयोश्री योजना, यह आयु संबंधी दिव्यांग वाले BPL वृद्ध व्यक्तियों को वॉकर और श्रवण तंत्र जैसे सहायता उपकरण प्रदान करता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, यह 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के BPL वरिष्ठ नागरिकों को बुनियादी आय सहायता सुनिश्चित करने के लिए मासिक पेंशन प्रदान करता है। वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि, यह निधि दावा न की गई जमा राशि का उपयोग कल्याणकारी गतिविधियों और योजनाओं के वित्त पोषण के लिए करती है, जिसका उद्देश्य वृद्धों की देखभाल और सहायता प्रणालियों में सुधार करना है। आगे की राह क्या है? नीति सुधार, 1999 की नीति को वर्तमान जनसांख्यिकी वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए अद्यतन करने की आवश्यकता है। वृद्धों की निर्भरता को कम करने के लिए पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करना, अस्पताल को
वृद्धावस्था देखभाल इकाइयाँ विकसित करनी चाहिए। चिकित्सा कर्मचारियों को बुजुर्गों की देखभाल के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। घर आधारित स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना चाहिए। सक्रिय वृद्धावस्था को बढ़ावा देना, वरिष्ठ नागरिकों को उनकी गरिमा और उत्पादकता बढ़ाए रखने के लिए स्वयं सेवा, आजीविका सीखने और अंशकालिक कार्य में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। शहरीकरण संबंधित समस्याओं समाधान। विश्व बैंक शहरीकरण को ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के अनुपात में वृद्धि के रूप में परिभाषित करता है। यह क्षेत्र आर्थिक और सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण चालक बनता है। इस प्रकार शहरीकरण ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या स्थानांतरण, शहर निर्माण की प्रक्रिया और विस्तार की प्रक्रिया है। सतत विकास लक्ष्य 11 शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ बनाना है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? शहरीकरण दर। विश्व बैंक के अनुसार भारत में शहरीकरण दर 1950 में 17.4% से बढ़कर 2036 तक 40% हो जाएगी। विश्व बैंक की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार शहरी जनसंख्या 2021 तक भारत की शहरी आबादी का 460 मिलियन होने का अनुमान है, जिसे यह चीन के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शहरी आबादी बन गई है। शहरीकरण का स्तर। शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 31.1%। 2011 की जनगणना में शहरी जनसंख्या की वृद्धि दर 2001 से 2011 के दौरान 2.7% प्रति वर्ष रही है। शहरी प्रवास। कुल प्रवास का 20% एक शहरी क्षेत्र में दूसरे शहरी क्षेत्र में होता है। इस प्रकार शहरी प्रवास ग्रामीण से शहरी, शहरी से शहरी कुल प्रवास का 40% है, जो भारत में शहरीकरण के प्रमुख में से एक है। शहरी वित्त पोषण। भारत शहरी बुनियादी ढांचे पर प्रति व्यक्ति केवल $17 खर्च करता है, जबकि आवश्यकता $100 की है। सर्वाधिक शहरीकृत राज्य गोवा 62% शहरीकरण है। मिजोरम, तमिलनाडु, दिल्ली 97.5%। दिल्ली कैंसस प्रदेश में सर्वाधिक शहरीकृत है। सबसे कम शहरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश 10%। उसके बाद बिहार, असम और उड़ीसा है। शहरीकरण की प्रक्रिया सामाजिक सांस्कृतिक घटना है। यह विभिन्न जाति, भाषाई, धार्मिक पृष्ठभूमि वाले लोगों का एक मेल्टिंग पॉट है। उदाहरण के लिए कोलकाता शहर का विकास एक आर्थिक प्रक्रिया। शहर उत्पादक गतिविधियों का केंद्र है। यह अपने भीतर मौजूद आर्थिक गतिविधियों का विस्तार करता है, जैसे मुंबई। भौगोलिक प्रक्रिया। यह लोगों के प्रवास या निवास स्थान के परिवर्तन से संबंधित है और इसमें लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन शामिल होता है। भारतीय शहरीकरण की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? बड़े शहरों में वृद्धि। भारत में 5161 शहरी समूह या कस्बे हैं, जिनमें गोवा 62%, मिजोरम, तमिलनाडु सर्वाधिक शहरीकृत राज्य हैं। दिल्ली 97% सबसे अधिक शहरीकृत प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश है। तटीय क्षेत्र आधारित विकास। भारत शहरीकरण विनिर्माण की बजाय सेवा पर निर्भर करता है, जो एक मजबूत आर्थिक आधार में बाधा डालता है। विरोधाभासी विकास। जनसंख्या वृद्धि और ग्रामीण शहरी प्रवास से प्रेरित शहरी विस्तार से शहरी क्षय और मलिन बस्तियों का प्रसार होता है। दक्षिणी भारत में ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक कारकों के कारण दक्षिण राज्य अधिक शहरीकृत है। वैश्वीकरण का प्रभाव। दक्षिण भारत में FDI में वृद्धि, उद्योगों की स्थापना के माध्यम से उच्च विकास और उद्योगों में वृद्धि का अनुमान हो रहा है। भारत में शहरीकरण की प्रेरक शक्ति। बेहतर सुविधाएं।
शहरी क्षेत्र बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आवास, स्वच्छता, मनोरंजन के विकल्प प्रदान करते हैं, जिससे समग्र जीवन स्तर में सुधार होता है। उदाहरण के लिए IIT, IIM विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त शिक्षा प्रदान करते हैं। सामाजिक लाभ, शहर ऐसे लोगों को आकर्षित करते हैं जो गाँवों में उपलब्ध नहीं होने वाले विविध सामाजिक सांस्कृतिक अनुभव चाहते हैं। उदाहरण के लिए भारत का मनोरंजन केंद्र मुंबई समृद्ध सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करता है। शहरीकरण और विकास, शहर आर्थिक विकास को गति देते हैं, नवाचार और रोजगार के केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। जैसे भारत की IT राजधानी बेंगलुरु अपनी तकनीकी संचालित अर्थव्यवस्था के कारण तेजी से विकसित हुई है। सूखा और आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं, अनियमित मौसम ग्रामीण आबादी को स्थिरता के लिए शहरी केंद्रों की ओर जाने हेतु बाध्य करते हैं। जैसे 2018 में केरल में आई बाढ़ के बाद कई लोग कोच्चि, तिरुवनंतपुरम जैसे शहरों में चले गए। जनसंख्या पलायन के निर्धारक, रोजगार की संभावनाएं, बेहतर आर्थिक स्थिति, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि की कमी शहरों की ओर पलायन को बढ़ावा देती है। उदाहरण के लिए गुरुग्राम का विकास दिल्ली में इसकी निकटता और तेज़ी से बढ़ते रोजगार क्षेत्रों के कारण हुआ है। जीवन शैली और सुविधाएं, आधुनिक जीवन शैली और उन्नत बुनियादी ढांचे, सेवाओं और प्रौद्योगिकी तक पहुंच शहरों के प्रवास के लिए आकर्षक बनाती है। भारत में शहरी क्षेत्रों में समस्याएं क्या हैं? बुनियादी ढांचा और पर्यावरण संबंधी चुनौतियां, यातायात समस्या, नियोजित यातायात प्रबंधन की कमी से शहरी क्षेत्रों में वायु और ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है। मुंबई जैसे प्रमुख शहरों में नियोजित यातायात प्रबंधन की कमी के कारण गंभीर यातायात दबाव बढ़ गया है, जिसके परिणाम स्वरूप वायु और ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि हुई है। जल आपूर्ति समस्याएं, शहरी क्षेत्रों में बाधित जल आपूर्ति और कृषि जल भंडारण से समस्याएं पैदा होती हैं। जैसे चेन्नई में पानी की कमी, जल निकासी और स्वच्छता संबंधी चिंताएं, वित्तीय बाधाओं और जनसंख्या घनत्व के कारण सीवेज की निकासी, सफाई की समस्याएं खराब हैं। उदाहरण के लिए मुंबई में अपर्याप्त अपशिष्ट प्रणाली, खराब सड़क और संरचना, पैदल यात्रियों के लिए अनुकूल नहीं है, भीड़ भाड़ वाली खराब सतह वाली सड़कें प्रमुख शहरों में आम हैं। उदाहरण के लिए कोलकाता में पैदल यात्रियों के लिए रास्ते की कमी, सामाजिक और सामुदायिक प्रभाव, कमज़ोर सामाजिक बंधन, झुग्गी झोपड़ियों में अलगाव के कारण मनोवैज्ञानिक और व्यवहार संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली की झुग्गियों में विखंडित समुदाय हैं। ग्रामीण शहरी अंतराल, शहरों पर ध्यान केंद्रित करने से ग्रामीण विकास पीछे छूट गया है। उदाहरण के लिए बिहार में कम सुविधा वाले गांव हैं। अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यावरणीय खतरे, समुचित अपशिष्ट प्रबंधन तेजी से शहरी विकास, खराब अपशिष्ट प्रबंधन स्वास्थ्य जोखिम की ओर ले जाता है। उदाहरण के लिए गाजीपुर लैंडफिल संकट, आवास और संबंधित चुनौतियां क्या हैं? आसमान छूती कीमतें, अधिक जनसंख्या के कारण भूमि और आवास की कीमतें बढ़ जाती हैं। उदाहरण के लिए मुंबई में संपत्ति कीमतों में उछाल आया है। झुग्गी झोपड़ियों का विस्तार, आवास की कमी लोगों को भीड़ भाड़ वाले घटिया स्तरों के जीवन जीने के लिए मजबूर करती हैं। जैसे मुंबई में धारावी का इलाका, भीड़ भाड़, छोटी इकाइयों में कई परिवार होने से स्वास्थ्य और सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। उदाहरण के लिए कोलकाता में मकान अपराध और सुरक्षा संबंधी चिंताएं, शहरी अपराध में वृद्धि, नियोजित विकास से संसाधनों पर दबाव बढ़ा है और अपराध में वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए गुरुग्राम के बाहरी इलाकों में चोरी और सेंधमारी में वृद्धि। भारतीय समाज पर शहरीकरण के सामाजिक प्रभाव क्या पड़े हैं? पारिवारिक संरचना में परिवर्तन, भारत में संयुक्त परिवार में एकल और लघु संयुक्त परिवार प्रणाली की ओर बदलाव, समतावादी परिवारिक
सम पारिवारिक पति प्रधान पारिवारिक संरचना में परिवर्तन होकर निर्णय लेने में पत्नियों की भागीदारी बढ़ रही है। परिवार में लगाव पीढ़ीगत तनावों के बावजूद बच्चों पर अपने परिवार के लगाव मजबूत बना रहता है, जैसे IP देसाई ने बताया है। समाज की बात करें तो नातेदारी संबंधों में कमी, नातेदारी संबंधों की संरचना क्षीण हो रही है। शहरीकृत क्षेत्रों में सामुदायिक बंधन कमज़ोर हो रहे हैं। समाज के भीतर सामाजिक एकीकरण, शहरी क्षेत्रों में अंतर उपजाति और अंतर जाति विवाह, लोकतांत्रिक राजनीति, रोजगार के अवसर अन्य कारकों के माध्यम से उपजातियों और जातियों का विलय हो रहा है। जाति पंचायतों में गिरावट, देश में जाति पंचायतों के कारण अधिकार और प्रभाव में गिरावट आ रही है, क्योंकि उनकी तथाकथित शक्ति कम हो रही है। विवाह, शहरीकरण के कारण विवाह में देरी होती है, क्योंकि लोग शिक्षा और करियर को प्राथमिकता देते हैं। जैसे मुंबई जैसे शहरों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कई महिलाएं देर से शादी करती हैं। संयुक्त परिवारों की तुलना में एकल परिवार को बढ़ावा देता है, जिससे पारिवारिक विवाह की गतिशीलता बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए शहरी जोड़े प्रायः शादी के बाद विस्तारित परिवार से अलग रहते हैं। जातिगत पहचान, शहरीकरण शिक्षा और व्यक्तिगत उपलब्धि जातिगत पहचान को नष्ट कर रही है, जिससे शहरी क्षेत्रों में सहभागिता और स्पष्टता में कमी आ रही है। शहरों में लोगों की बढ़ती जनसंख्या के कारण अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह सामान्य होते जा रहे हैं। उदाहरण के लिए बेंगलुरु जैसे महानगरीय शहरों में मिश्रित विवाह की स्वीकार्यता बढ़ रही है। शहरी तनाव, जीवन शैली में बदलाव ग्रामीण क्षेत्रों में तुलना में तलाक की दर को बढ़ाने में योगदान करते हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली की शहरी आबादी में तलाक की दर काफ़ी ज़्यादा है। शहरीकरण और महिलाएं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी आबादी 31% लगभग थी। 2036 में 40% तक पहुंचने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र विश्व शहरीकरण संभावनाएं 2018 के अनुसार भारत 2050 तक 416 मिलियन शहरी निवासियों को जोड़ेगा, जिससे यह विश्व स्तर पर सबसे तेज शहरी वाले देश में से एक बन जाएगा। यह शहरी विकास, रोजगार, सुरक्षा, गतिशीलता और सामाजिक समावेशन के मामले में महिलाओं के लिए अवसर और चुनौतियां दोनों प्रस्तुत करता है। शहरी क्षेत्र में महिलाओं के समक्ष उत्पन्न समस्याएं क्या हैं? सुरक्षा, खराब रोशनी वाले सड़कें, पर्याप्त सार्वजनिक परिवहन और लगातार उत्पीड़ित महिलाओं की अवसरों तक पहुंच को बाधित करती है। आवास और बुनियादी सुविधाएं, महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा अनौपचारिक बस्तियों में रहता है, जहां स्वच्छ पानी, स्वच्छता और सुरक्षित आश्रय तक उनकी पहुंच नहीं है, जिससे उनका स्वास्थ्य और गरिमा प्रभावित होती है।